हॉर्नबिल टीवी के इस शख्सियत कार्यक्रम में आज हम पहुंचे हैं राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर किरणमयी नायक के पास। डॉक्टर साहिबा के पास वकालत, कांग्रेस की राजनीति, घर की जिम्मेदारी के अलावा राज्य महिला आयोग का एक बड़ी जिम्मेदारी है। किस तरह से निभाती होंगी, कैसे निभाती होंगी, वो तो वही जानती हैं, लेकिन आपके सामने शेयर भी करेंगी। आइए हम जानते हैं डॉक्टर किरणमयी नायक से कि इतनी सारी जिम्मेदारियों के साथ साथ आप आम जनता के साथ जिनके लिए तय की गई हैं, जिनके लिए चुनी गई हैं, कैसे न्याय कर पाती हैं। सबसे पहले हॉर्नबिल टीवी में नायक मैडम आपका स्वागत है। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आप इतनी सारी जिम्मेदारियों को लेकर किस तरह से न्याय कर पा रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि ये कोई आज की बात नहीं है। 1991 से वकालत कर रही हूँ। तब एक बेटा छोटा था मेरा, और वकालत का प्रोफेशन 24/7 का होता है, तो वो वहाँ से आदत पड़ी हुई है कि हम लोग को काम कितना भी हो, यदि करना है तो हम कर लेते हैं और शिद्दत से करते हैं। तो ये एक पुरानी आदत है। और दूसरा, मम्मी पापा की दी गई ट्रेनिंग बचपन से कि घर परिवार की जिम्मेदारी के साथ ही पढ़ाई करना है। पढ़ाई के लिए आपको कोई स्पून फीडिंग नहीं कराई गई। तो आज भी यदि हमको अपना काम करना है तो हमको बाकी मैनेजमेंट करना आता है। तो वो बचपन से ट्रेनिंग ऐसी मिली हुई है कि काम हो जाता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होती है। आप एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भरे पद पे हैं, प्रदेश की महिलाओं के केंद्र बिंदु में हैं। किस तरह की परेशानियां महिलाएं लेकर आती हैं, किस तरह से उसका समाधान करती हैं? आपके इस कार्यकाल में किस टाइप के घटनाएं सबसे ज़्यादा प्रदेश में देखने को मिली? देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग में जो हमारे पास अधिकार है वो सिविल कोर्ट का जुरिस्डिक्शन है हमारा। जिस समय मुझे महिला आयोग के अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली थी, तब तक ये माना जाता था कि महिला आयोग नख दंत विहीन शेर है, और मुझे सारे अधिकारियों ने यही बताया है। तो मैंने कहा, लाओ एक्ट की बुक लाओ, हम पढ़ते हैं, फिर बात करेंगे। जब एक्ट मैंने देखा और सिविल कोर्ट का पावर है, तो फिर मैंने उसी पर फोकस किया। और जन सुनवाइयों का जो क्रम शुरू हुआ, तो कुछ कम अभी 400 जन सुनवाइयाँ हो चुकी हैं छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग के, और 10,000 या उससे अधिक मामलों का, 10-11,000 मामलों का निराकरण हो चुका है। और इस पूरे टेन्योर में जो भी हमने काम किए हैं, उसकी गूंज राष्ट्रीय लेवल तक भी हुई है। मैं तो ये कहूँगी कि जो पैटर्न हम अडॉप्ट करते हैं, हम पूरे तरीके से जुडिशियल पैटर्न को फॉलो करते हैं। उस पैटर्न पे अभी तक मेरी जानकारी में ना तो राष्ट्रीय महिला आयोग में प्रकरण की कार्रवाई होती है, ना किसी अन्य महिला आयोग में। तो जो हम फॉलो करते हैं वो एक तरीके से कहा जाए तो निशुल्क और त्वरित न्याय के कॉन्सेप्ट पर हम काम करते हैं। तो महिलाएं जब यहाँ आती हैं तो उनको और कहीं चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, किसी कोर्ट कचहरी या थाना की ज़रूरत नहीं पड़ती। कभी कभी कोई ऐसे मामले होते हैं एक्सट्रीम की, जिसमें निराकरण के लिए कोर्ट जाना ही है, और यदि आवेदिका खुद चाहती है या कुछ ऐसी परिस्थिति हो गई, केवल उसी कंडीशन में वो न्यायालय जाती है। अदरवाइज उनके सारे मामलों का शुरू से लेके आखिरी तक डिस्पोजल महिला आयोग के द्वारा हो जाता है। आप यदि कोर्ट प्रोसीडिंग फॉलो कर रहे हैं तो पहले आपको नॉलेज होना चाहिए। यदि कोई आए मेरे बाद, मेरे पहले भी बहुत लोगों ने किया है, तो उनको अधिकारी सिखाते हैं कि क्या करना है, कैसे करना है। यहाँ अधिकारियों को हमको सिखाना पड़ा, हमारे पूरे स्टाफ को सिखाना पड़ा कि ऑर्डर शीट कैसे लिखी जाती है। उनके पास एक डर रहा होता है कि पुलिस प्रतिवेदन मंगाए। अब यदि कोई कर्मचारी डीजीपी को लिखेगा या एसपी को लिखेगा कि पुलिस प्रतिवेदन भेजो, तो सालों नहीं आते थे। अब यहाँ पे हमारी जो चिट्ठी जाती है कि आप 1 महीने के अंदर हमें रिपोर्ट दें या 2 महीने के अंदर रिपोर्ट दें, तो हर एसपी ऑफिस से हमारे पास रिपोर्ट आती है। ये अंतर है। तो ये हमारा जो वर्किंग पैटर्न है, जो हमारा लंबा एक अनुभव है, ये उसके कारण ही हम कर पा रहे हैं। ये आप कह सकते हैं जो महिलाओं को प्रताड़ित करते हैं उनके मन में तो 100% खौफ है, क्योंकि ये भी हमारे पास आता है कि जैसे ही कोई महिला बोलती है कि आयोग जाऊंगी, उसके पहले ही वो घर परिवार लेवल पर मामला सॉर्ट आउट कर लेते हैं। और यदि किसी ऑफिस कर्मचारी के खिलाफ, किसी पुलिस अधिकारी के खिलाफ यदि कोई आता है मामला,
तो वो फिर सिफारिशें लगवाने लग जाते हैं कि ये कैसे भी करके मामला वहाँ ना सुनवाई ना हो, परंतु यहाँ दाल किसी की गलती नहीं है। देखिए, जब मैंने जॉइन किया था उस समय कोविड पीरियड चल रहा था, कोविड का दूसरा लॉकडाउन भी चला था, उस समय न्यायालय भी लगभग बंद थे, थानों में लोग जा नहीं पा रहे थे और जब हमने वर्किंग शुरू की और वो मीडिया में छपना शुरू हुआ, तो महिलाओं को लगा कि यहाँ से सब कुछ हो सकता है। तो मेंटेनेंस के तो बहुत सारे मामले हमने काउंसलिंग करके लोगों को पैसे दिलवाए। यदि कोई किन्हीं के बीच में तालमेल नहीं हो रहा है, तो म्यूचुअल डिवोर्स करा लो, ये समझाइश का असर भी पड़ता है। ऐसे हमारे पास आयोग में लगभग 21 कैटेगरी हैं, जिसमें हमारे पास मामले आते हैं। चाहे वो बच्चों का हो, चाहे आर्थिक प्रताड़ना हो, कार्यस्थल पर प्रताड़ना हो, लैंगिक उत्पीड़न हो, रेप हो, हत्या हो, सामाजिक बहिष्कार हो, ऐसे हमारे पास लगभग 21 जॉनर हैं। तो उनमें हमारे पास केस रजिस्टर होते हैं। तो लगभग हर कैटेगरी में काम की वेरिएशन तो बहुत है और ये हर बार एक नया इंटरेस्टिंग केस आते रहता है। देखिए, अब ऐसा है कि पहले जो सुनवाइयाँ होती थी कि रायपुर में भी सुनवाई हो रही है या किसी जिले में गया तो सर्किट हाउस में पक्षकारों को बुला लिया जाता था। पर जब पक्षकार सर्किट हाउस में आता है और उसको कोर्ट का प्रोसीडिंग के पैटर्न नहीं दिखते हैं, तो अनावेदक पक्ष अधिकतर जो इसका आने से इनकार कर देते हैं। आवेदिका तो पीड़िता है, अनावेदक जिससे परेशान है वो यदि नहीं आया तो रिलीफ आप कुछ दे नहीं पाएंगे, वो आपके उससे बाउंड नहीं होगा। तो ये इसी तरीके से मामले चलते रहते थे कि आयोग में हमने दिया है पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। लेकिन जब हमने कार्रवाई शुरू की तो मैंने सबसे पहले उस समय तत्कालीन जो मुख्यमंत्री जी हैं उनसे कहा कि मैं यदि काम करूंगी तो मेरे को पूरा अपने तरीके से काम करने की छूट मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा क्या करना है? तो मैंने कहा कि पुलिस हमारी नोटिस सर्व करे। तो डीजीपी को एक चिट्ठी लिखी, उन्होंने कहा बोल दिया डीजीपी को, हमने चिट्ठी भेजी, उन्होंने सभी एसपी को भेज दिया कि महिला आयोग से यदि आपको कोई भी लेटर आता है तो उसको प्रायोरिटी में करना है। फिर वहां से जो सिस्टम हमारा बना कि हमारे यहाँ पे यदि केस रजिस्टर हुए, हमारी सुनवाई की डेट फिक्स हुई तो हम एसपी को, अनावेदक पक्ष जहाँ रहता है वहां के, आवेदिका पक्ष जहाँ के, तो सारे एसपी को चिट्ठी जाती है, मेल जाता है और उनको हमारी कॉज लिस्ट चली जाती है। फिर वो नोटिस सर्व करते हैं, हमारे ऑफिस से भी नोटिस जाती है, पुलिस से भी जाती है और हमारे यहाँ से कॉल भी जाता है कि आपको इस दिन सुनवाई पे आना है। तो 3 तरफ से तो प्रेशर पड़ जाता है पक्षकारों पर। तो सब आसानी से सब आने लगे सुनवाई में और जब आते हैं तो हम उनको थोड़ा सा डांट के, थोड़ा डपट के, थोड़ा समझा के, थोड़ा बुझा के, थोड़ा सा पुचकार के, हर तरीके से कोशिश करते हैं कि घर जुड़ जाए। और यदि घर जोड़ने का मौका आता है तो हमको 1 घंटा भी लगता है तो हम उसको 1 घंटा भी समय देते हैं। तो ये ऐसा शुरुआती दौर में बहुत हुआ। मेंटेनेंस दे दो, यदि वाइफ अलग रह रही है तो मेंटेनेंस भी लोगों ने दिया, ये समाचारों में बहुत अच्छे से छपा। तो इसका असर ये पड़ा कि हमारे पास, हमारे महिला आयोग के ऊपर विश्वास बढ़ा महिलाओं का। तो जब मैंने ज्वाइन किया था जुलाई 2020 में, उस समय 582 केस पेंडिंग थे। हुआ ये कि हर महीने हमारे पास 50-100 केसेस की संख्या बढ़ने लगी। तब फिर हमने देखा अब कोविड का भी थोड़ा थोड़ा रिलीज होना शुरू किया तो हमने सारे बड़े जिलों में जाके जन सुनवाइयां की, क्योंकि कोई भी महिला यदि बस्तर के इंटीरियर में है, सरगुजा के इंटीरियर में है, हम उसको रायपुर बुलाएंगे तो उसको 1 दिन आने जाने में लगेगा, उसको पैसे भी खर्च होंगे और कोई जरूरी नहीं कि दूसरा पक्ष आ जाए। तो इसलिए हमने जिला वाइज सुनवाइयां शुरू की और ये चीज बढ़ते बढ़ते ऐसा हो गया कि हम छत्तीसगढ़ में मतलब 400 जन सुनवाइयां हो चुकी हैं। आधी लगभग रायपुर की है, पर 200 बार मैं पूरे छत्तीसगढ़ के जिलों को घूम चुकी हूँ। चाहे आप सुकमा बोले, चाहे बीजापुर बोले, चाहे नारायणपुर बोले, इधर विश्रामपुर, बलरामपुर, हर जिले में मैं गई हूँ। अभी नए जिले हैं मनेन्द्रगढ़, सरायपाल, इधर पे आपका एक और कौन सा बोल रहे, सारंगढ़, इन छोटे जिलों में भी गई हूँ। भले 2 मामले रहे पर वहां जाने से लोगों को आयोग के बारे में पता चलता है और फिर उसके बाद वहां से केसेस की इनकमिंग बहुत ज्यादा होती है। तो इस तरीके से पूरे छत्तीसगढ़ में दौरा बहुत किया। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि
मुख्यमंत्री जी लोग तो हेलीकॉप्टर में दौरा करते हैं, परंतु उनके कोई भी मंत्री अभी के भी पिछली कै सरकार में भी बता दें कि जिन्होंने 200 बार भी दौरा किया होगा और हर जिले में गए होंगे। जो प्रभारी मंत्री रहते हैं वो बस्तर वाले तो कभी नहीं जाते अपने विभाग जिलों में। इसकी भी मेरे पास लोगों की इनपुट है। तो ये मैंने जा करके किया। इवन कई बार नक्सली लोगों ने वॉच भी किया। हमने हमारे लोगों ने ये भी कहते सुना कि ये तो महिलाओं के मामलों की समस्या का समाधान करने आई हैं। ऐसा करके भी चले गए। एक बार तो सुनवाई में बीजापुर में बोले कि मेरे को नक्सली बोल के हर बार डाल देते हैं, तो वो भी पक्षकार आया था। तो ऐसा है कि थोड़ा-सा लगा तो हमको भी कि ऐसा डेंजर हम रिस्क क्यों लें? परंतु जब हम लोग नहीं रिस्क लेंगे तो महिलाएँ हम पर विश्वास क्यों करेंगी? इसलिए पूरे छत्तीसगढ़ में दौरा भरपूर किया मैंने और ये 6 साल पूरे हो जाएँगे इस जुलाई में मेरे। तब तक के तो मेरे ख्याल से और सुनवाइयाँ होंगी तो 450 साढ़े 400 जन सुनवाइयाँ हो चुकी होंगी। अभी हमने महाजन सुनवाई की है 5 संभागों में। मैडम, एक मानवीय दृष्टिकोण से, चूंकि राज्य महिला आयोग महिलाओं के लिए ही बना है, लेकिन कई बार महिलाएं कानून का या मिले हुए अधिकारों का दुरुपयोग भी करती हैं। इस तरह की शिकायतों में क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि पुरुषों की भी हक पे बात होनी चाहिए? सिर्फ महिलाओं के लिए बना है तो सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं होना चाहिए? नहीं, देखिए ऐसा कभी नहीं है कि यहाँ पर महिलाएं झूठी शिकायत करेंगी और पुरुषों को परेशान किया जाएगा। ऐसा कभी नहीं हुआ इस महिला आयोग में मेरे कार्यकाल में। एक उदाहरण मैं आपको बताती हूँ। एक महिला ने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की शिकायत की और वो भी रायपुर के ही पोस्ट विभाग का था। पोस्ट मास्टर ऑफिस के अंदर का एक कर्मचारी थे। वो आए तो अपनी वाइफ के साथ आए। वो आंसू-आंसू रोते रहे, बोले कि ये लेडी मेरे को परेशान कर रही है। उस लेडी ने उनके समूह से 50,000 लोन लिया था। अब वो लोन वापस करना पड़ेगा, उससे बचने के लिए उसने उसके खिलाफ शिकायत की। तो दूसरी सुनवाई में जब हमने उसको पूछा, तुमने लोन लिया था, एग्रीमेंट दस्तखत तुम्हारा? तो बोले हाँ। तो मैंने कहा, एक सब क्या तमाशा है फिर खूब डांट लगाई, लताड़ लगाई उसको। तो फिर तीसरी सुनवाई में वो पूरा 50,000 लेके आई। हमने उस पुरुष को पैसे यहीं दिलवाए आयोग में और उसका मामला भी खारिज किया। तो ऐसा नहीं है कि हम पुरुषों के मामले नहीं सुनते हैं। जब दोनों पक्ष आते हैं और उनकी काउंसलिंग होती है तो होता है कि कई बार पुरुष निर्दोष होते हैं। तो ये तो दोनों पक्षों की बातों से पता चल जाता है। और हमारे यहाँ हम जो एक काम और करते हैं वो है कि हम वकीलों को परमिशन नहीं देते पक्षकार के साथ, क्योंकि वकालत के पेशे में हम जानते हैं वकील आया मतलब वो पेशी लेगा। आज ये नहीं आया, आज वो नहीं, आज ये बहाना वो बहाना। तो हम इतना लंबा केस की चलाने के इंटरेस्ट नहीं रहते हैं। हम कहते हैं भाई हम दोनों पक्षकारों को सुनेंगे तो जेन्युइन बात पता चल जाती है। यदि वास्तव में ये बीवी को टॉर्चर कर रहा है तो वो भी पता चल जाता है, या हस्बैंड का कोई इलीगल रिलेशन है वो भी पता चल जाता है। फिर बच्चे हैं तो उनको भी हम सुनते हैं। हमारे तो 2-3 मामले छोटे बच्चों के कहने से हुए, हम उनको अपने पास डायस में बुला लेते हैं कि बोलो मम्मी पापा को हमको साथ रहना है। तो वो एक इमोशनल भूमिका बन जाती है और लोगों का परिवार जुड़ जाता है। और क्या चाहिए? आपने जैसे कहा कि पुरुषों को भी न्याय मिलता है, तो जो आपने आंकड़े पूरे 6 साल के अंदर बताए जिसका निराकरण किया है, इसमें ऐसे कितने % ऐसे मामले रहे होंगे जिनमें पुरुषों को भी आप? देखिए, यदि किसी महिला ने आवेदन किया है और पुरुष के खिलाफ आवेदन किया है तो ऐसे केसेस 97 से 98% हैं। परंतु कई जगह पुरुषों को झूठा फंसाने के केसेस होते हैं तो वो हार्डली 1 या 2% मामले होते हैं। परंतु जिसमें हमने कुछ ओरिजिनल किया था वो मैंने आपको एग्जाम्पल बताया। बाकी यदि महिला का गलत आवेदन है तो आवेदन रद्द करना, या फिर उसका ऑलरेडी कोर्ट में मामला चल रहा है फिर परेशान करना, ऐसे संख्या का हमारे पास मतलब एग्जैक्ट हम रिकॉर्ड नहीं रख पाते क्योंकि हमारे पास स्टाफ की कमी है, परंतु है। आपके न्याय के विरुद्ध अपील भी है? हमारे मतलब महिला आयोग के जो फैसले होते हैं उनके खिलाफ केवल हाई कोर्ट में होती है सुनवाई। वो फिर किसी भी लोअर कोर्ट में सुनवाई नहीं होती। कोई लोअर कोर्ट में शिकायत भी नहीं होती है। एक बार एक व्यक्ति ने कोशिश किया था एसडीएम कोर्ट में, तो एसडीएम कोर्ट से रूटीन में बाबू ने नोटिस भेज दिया। फिर जब पूछा एसडीएम को
आपकी हैसियत औकात तो है नहीं हमको नोटिस भेजने की, कैसे भेजा आपने? तो वो गलती हो गया करके सॉरी किया और फिर उसके बाद हमने कहा कि यदि इनको तकलीफ है तो जाए हाई कोर्ट। तो अभी तक के मेरे कार्यकाल में मुझे लगता है 50-60 मामले हुए होंगे, थोड़ा कम ज़्यादा भी हो सकते हैं, परंतु आज तक हमको किसी भी केस में ये नहीं हुआ है कि आपने ये गलत सुनवाई की और महिला आयोग को कोई पेनलाइज़ करने वाली बात या महिला आयोग के खिलाफ कोई रिकमेंडेशन वाली बात कुछ भी नहीं हुई अभी तक। बहुत सारे मामलों में कुछ ऐसे चुनिंदा मामले जो आपको दिल को छू गया हो, जीवन भर याद रखने वाले ऐसे बहुत सारे प्रकरण, चूंकि घर परिवार में ऐसे मामले आते हैं, कुछ ऐसा उदाहरण आया हो आपके सामने? बहुत सारे हैं ऐसे। एक मामला था जिसमें 1 महीने का बच्चा था और डिलीवरी के बाद दोनों माँ और बेटा दोनों अलग-अलग जगह थे। लव मैरिज थी तो सास-ससुर को मौका लगा कि बहू को छोड़ दिया जाए। तो मेरे पास एक पूर्व विधायक जी का फ़ोन आया कि इस बच्ची को उसका बच्चा वापस दिला दो और 5 बजे मेरे पास खबर आई थी, चिट्ठी आई उनकी। अब मेरे लिए बहुत शॉकिंग चीज़ थी कि इतना शॉर्ट पीरियड में और वो भी सवाल 1 महीने के बच्चे का है। फिर मैंने अनावेदक रहते थे बलौदाबाजार, वहाँ के एसपी को फ़ोन लगाया। मैंने कहा किसी भी हालत में कल 11 बजे मेरे ऑफ़िस में चाहिए, नोटिस मैं भिजवा रही हूँ आपको, हाज़िर कराइए, वो भी छोटे बच्चे के साथ। तो आए उन लोग, इसी ऑफ़िस में आए। फिर पहले तो खूब तबीयत से उनको झाड़ा मैंने कि शर्म आती है, उस बच्चे ने माँ का दूध भी नहीं पिया था। मैंने कहा तुरंत बच्चे को दो गोद में, तो फिर बच्चे को दिया। वो लेडी भी रोने लगी, उसको भी उम्मीद नहीं थी कि बच्चा मिल जाएगा और समझाने से फिर उनका परिवार भी जुड़ा। तो ये मेरे लिए पहला मामला था, बहुत ही हार्ट टचिंग मामला था। फिर एक 4-5 साल के बच्चे को उसका बाप लेकर के पेशियों में भाग जाता था, कोर्ट में चल रहे थे मामले, पर वो कोर्ट की सुनवाई में भी बच्चे को लेके उपस्थित नहीं होता था। उस पे भी पूरा पुलिस प्रशासन से करके मैंने कहा जैसा भी जब जिस हाल में मिले लेके आना है बच्चे समेत। तो रात के मेरे ऑफिस में 10:30 बजे आए थे, मेरा पर्सनल ऑफिस में। फिर वहां पे मैंने रात के 12 बजे तक लिखा पढ़ी करके बच्चा उसकी माँ को दिलाया। ये एक मामला था। एक मामला था जो आजकल एक बहुत गलत प्रथा चल रही है लिव इन रिलेशनशिप की, उसका मामला आया था। क्रिश्चियन लेडी थी, एमबीए थी, लड़का भी उड़िया ब्राह्मण था, एमबीए था, लिव इन में 2.5 साल रह चुके थे और इकलौता लड़का था। उसके माँ बाप रिश्ता खोजने लगे तो लड़की ने कहा मुझसे शादी करो, उसने मना कर दिया, ब्लॉक कर दिया। तो लड़की सुसाइड कर लूंगी करके हमको बताई। हमने कहा ठीक है, पहले केस लगाओ फिर बात करते हैं। तो उनकी पूरी राम कहानी सुननी, हार्ट एंड लव से, हमारे सोल से हमारा लव है, फलाना डिकाना। तो हम लोगों ने पूरी प्रेम कहानी सुनी दोनों की, दोनों के व्हाट्सएप चैट थे बहुत। फिर जब समझाया तो बोले शादी तो हम कर ही नहीं सकते हैं, कास्ट डिफरेंस है। तो मैंने कहा कॉम्पनसेशन दे दो। तो पहले लड़की कॉम्पनसेशन के लिए तैयार नहीं थी, बाद में 30,000 से बढ़ते बढ़ते 30 लाख कॉम्पनसेशन तय हुआ। 15 लाख रुपए चेक से दे भी दिया, पर वो शर्त थी कि वो एग्रीमेंट पूरा होगा तब दस्तखत होंगे, तब वो चेक उसके बाद की डेट का है। तो और बचा 15 लाख का कैश देना था। तो वो लड़की उसमें नानुकुर की और लड़के वाले 3 लाख का टीडीएस काटने की बात करने लगे। मतलब हार्ट एंड सोल से जो लव स्टोरी शुरू हुई थी वो टीडीएस तक पहुंची। और फिर वो लड़की ने अपना चेक वापस भेज दिया कि मुझे ये नहीं चाहिए। हमने भी उस केस को खत्म किया कि आप लोगों की लव स्टोरी आप लोग जानो और आप लोग न्यायालय में जाओ। तो बाद में पता चला कि लड़की ने 376 की रिपोर्ट कराई है। तो मैं हमेशा मीडिया के माध्यम से जानकारी देती हूँ कि ऐसी मूर्खतापूर्ण निर्णय हमारे भारत के संस्कृति में नहीं है। हम सभी इंडियंस जो हैं मैरिज लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं, रेस्पेक्ट करना चाहते हैं, और बिना मैरिज के यदि आप इस तरीके के पश्चिमी संस्कृति के होड़ में रहेंगे तो ना आप घर के रहते हैं ना घाट के रहते हैं। अब तो 376 की रिपोर्ट भी दर्ज नहीं हो रही है। तो कुल मिलाकर के लड़कियां ही मूर्ख बनती हैं इसमें। और आजकल तो लोग बाग फेसबुक और इंस्टाग्राम से भी दोस्ती, फिर प्यार मोहब्बत, फिर शादी, फिर लिव इन सब कर लेते हैं और उसके बाद फिर जाते हैं थाने में कि अब एफआईआर लिखो।
और हमारे कानून बहुत स्पष्ट था। पहले 376 की जब धारा थी, हम लोग वकालत करते थे, यदि 16 साल से भी की लड़की है और सहमति से संबंध बनाती है तो रेप का ऑफेंस नहीं होता है। अब आजकल की लड़कियों को कौन बताए, हर चीज शॉर्टकट में चाहिए सबको। तो ये लड़की लड़के हर एक के लिए बहुत डेंजरस है और कभी भी इस तरीके के चक्करों में झंझटों में पड़ना नहीं चाहिए, और माँ बाप को भी अपने बच्चों के ऊपर में कड़ी नजर रखनी चाहिए। अभी तक मेरे आयोग में जो भी मामले आए मैट्रिमोनियल ऐसे प्रॉब्लम के, उनमें 65 to 70% मामले प्रेम विवाह के हैं। बहुत कम मामले हैं जो अरेंज मैरिज वाले हैं। हम तो यहाँ पे हंसी मजाक में लोगों को बोलते हैं कि पहले तो तुम लोग एक दूसरे को करीना कपूर और सलमान खान लगते थे, और 3 महीने के बाद वो प्रेम चोपड़ा और ललिता पवार हो जाते हैं। तो ऐसा क्या होता है जो 5-5, 6-6 साल तक के आपके लव अफेयर चलते रहते हैं और शादी होते ऐसी कौन सी चक्कर गिन्नी घूमती है? क्योंकि पहले माँ बाप के पैसे पर ऐश कर रहे होते हैं, एक दूसरे को गिफ्टिंग करना, घुमाना, पिक्चर दिखाना। पर जब दाल आटे नून तेल का भाव पता चलता है तब तक जमीनी हकीकत पाँव के नीचे से सरक चुकी होती है। अब कोई जा करके 10,000 की नौकरी कर रहा है, कोई 5,000 की नौकरी, उसमें उनके सारे जो पिक्चर में दिखाते हैं ना डायरेक्टर की, स्विट्जरलैंड में घूमने जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, तो जमीनी हकीकत वैसी नहीं होती है। इसलिए हमारे यहाँ तो जब भी ऐसी सुनवाई होती है तो हमारे इंटर्नशिप वाली लॉ के स्टूडेंट्स भी रहते हैं। पूछती हूँ कभी आगे करने की कोशिश करोगे, तो बोलते हैं मैडम शादी ही नहीं करना चाहते। तो अब ये एक नया ट्रेंड आ गया है। आज की यंग जनरेशन जो है इस तरीके के घटनाक्रमों के कारण शादी से विरक्त हो रही है। 3 साल का मेरा टेन्योर 23 के जुलाई में पूरा हो गया था। उस समय चुनाव नहीं हुए थे और मेरा सेकंड टेन्योर चालू हो गया था। और नवंबर 23 में जब सरकार बदल गई तो एक वेग सा ऑर्डर निकाला था गवर्नमेंट की तरफ से कि सारे निगम मंडल आयोग को भंग किया जाता है। तो उसको सबसे पहले चुनौती हमने दिया था, और हमारे चुनौती देने के बाद स्टे मिला मुझे माननीय हाई कोर्ट से, और उसके बाद लगभग 200 से 250 प्रकरण लगे और सभी को स्टे मिला, और आज तक है। आपने रास्ता दिखा दिया बहुत से लोगों को। अब तत्कालीन मुख्यमंत्री जी ने मुझे कहा कि नहीं तुमको छोड़ना नहीं, मैं तो तैयार थी रिजाइन करने के लिए, तो बोले नहीं आपको छोड़ना नहीं है और लगाओ केस लगाओ, तो लगाया था केस। ये आयोग की बात, राजनीति में आपका पदार्पण कब से हुआ और किन किन पोस्ट में रहते हुए किस तरह का वर्क किया? मैं शुद्ध रूप से वकालत वाली थी। मेरा राजनीतिक बैकग्राउंड परिवार का जरूर था, मायके परिवार का, ससुराल परिवार का, लेकिन मेरा पर्सनल इंटरेस्ट नहीं था। और 1998 में सामाजिक गतिविधियों में जो मेरी सक्रिय भूमिका थी और बहुत वोकल थी सामाजिक मंचों पे, तो वो उसकी गुण शायद तत्कालीन मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी तक गई थी। तो उनकी तरफ से एक ऑफर आया था। मेरे पापा उस समय गवर्नमेंट जॉब में थे, बहुत बड़ी बात थी घर के फोन पर मुख्यमंत्री का फोन आना। तो पूरा घर परिवार तैयार हो गया, मैं और मेरी मम्मी बस तैयार नहीं थे उस समय। फिर सब ने मुझे 5-7 दिन तक डेली 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 मेरा ब्रेन वॉश किया कि करो करो करो। तब फिर मैं राजनीति में एंट्री हुई 98 में। पर उस समय विधानसभा की टिकट की बात थी, पर मैंने निर्णय लेने में देरी किया तो टिकट उस समय नहीं मिली। पर तब से फिर पार्टी का काम करते करते अलग अलग पोस्टों पे रही मैं, और महिलाओं को एकजुट करने के बहुत सारे काम किए, बहुत सारे चुनावों में मैंने काम किया। इवन माननीय भूपेश बघेल जी ने तब लोकसभा 2009 रायपुर का लड़ा था, तो उनका भी पूरा फील्ड वर्क मैंने किया था। और फिर उसके बाद जब मेयर के लिए विमेन रिजर्वेशन हुआ, उस समय मैं कैलाश मानसरोवर यात्रा में थी। सबने मुझे कहा कि आप यात्रा छोड़ के आ जाइए, महिला रिजर्वेशन है। मैंने कहा नहीं, यात्रा तो नहीं छोड़ सकती, होना होगा तो आके करते हैं। फिर महिला रिजर्वेशन का फायदा मिला मुझे, पार्टी से टिकट मिली, और बहुत विपरीत परिस्थितियां थी। 2009 दिसंबर में फिर डायरेक्ट इलेक्शन था 4 विधानसभा का के बराबर, उसमें फिर जीत करके मेयर बनी। तो 2009 से 14 दिसंबर तक 5 साल का मेरा कार्यकाल रहा। उसमें इंटरनेशनल अवार्ड भी मिला और 3 इंटरनेशनल ट्रिप भी हुए। तो कुल मिलाकर के छत्तीसगढ़ में रायपुर राजधानी के लिए बहुत सारे काम करने के मौके मिले।
लगभग 4 से 4.5 हज़ार करोड़ का काम उस समय मैंने करवाया उन 5 सालों में।